हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फरवरी 2022 में पूछे गए थे। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ CCCB? काउंटर साइकिल कैपिटल बफर इसका फुल फॉर्म होता है और कितना परसेंट इसका है। तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या होता है? जैसे इसको मैं सिंपल एग्जांपल आपको समझाऊंगी। ये बैंकों को रखना पड़ता है। जैसे आपका मान लीजिए आपने FD RD सब कराई है, उसके बावजूद भी आप घर पे क्या करते हैं कि अपने पास थोड़ा पैसा आप घर पे भी रखते हैं कि अचानक से कुछ इमरजेंसीज आ गया तो आप कहाँ से पैसे, बैंक में तो नहीं जा सकते रात को अचानक से, तो कुछ पैसा आप अपने पास घर पे भी रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा कुछ पैसा होता है ताकि अचानक से कुछ अर्जेंसी आ गई तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकें। वही होता है आपका काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो बैंकों को कुछ कैपिटल बफर की फॉर्म में रखनी पड़ती है क्योंकि बैंक को अचानक से कोई लिक्विडिटी के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आ गई जो कि बैंकों को पे करनी है, तो यहाँ से पैसा लेकर उसको इस्तेमाल कर सकता है। वही होता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ठीक है, बफर मतलब जस्ट इसको आप नॉर्मल वे में नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ जब इमरजेंसी आएगी तभी आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, नॉर्मल वे में बैंकों की एक्टिविटी के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए जो पैसा चाहिए उस टाइम पे आप इस बफर वाले पैसे को नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ कभी कोई इमरजेंसी आएगी तभी इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। वही होता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। और अभी कितना है? 2.5%। और 2.5% भी RBI ने एक बार रखने को नहीं बोला, उसकी स्टेजेस थी। पहले स्टेज में आपको इतना रखना है, अगले स्टेज में इसके प्रॉपर स्टेजेस और स्टेजेस के हिसाब से उसको पूरा करना है। पर इसका जो टोटल लिमिट है वो कितना है? 2.5%। फिर बोला ये टाइम वेरिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है विच अप्लाई टू बैंक एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स। इसका मेन पर्पस यही था कि जो है सस्टेनेबल प्रोविजन बनाया जाए बाय मेकिंग द बैंकिंग मोर रिसाइलेंट एंड लेस साइक्लिकल। तो रिसाइलेंट ज़्यादा रहे और अचानक से कोई भी सिचुएशन हो उसको आसानी से बैंक हैंडल कर सके, तो उसी पर्पज़ के लिए ये लोन, ये बफर बैंकों को रखना होता है अपनी कैपिटल में से। ठीक है, और 2.5% का मैक्सिमम ये है इसका लिमिट। तो बैंकों को अपनी कैपिटल का 2.5% रखना होता है। किस नाम पे? CCCB के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। पहले एक काम करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं कि कौन NULM के लिए एलिजिबल है और उसका लिमिट हम देख लेंगे। यहाँ पे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। सो ये जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नाम में है अर्बन, यू जो वर्ड आपको यू दिख रहा है, यू लेटर, तो अर्बन। तो इस ग्रुप को बनाने के लिए, इस ग्रुप एंटरप्राइज को बनाने के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और 75% जो मेंबर्स हैं वो अर्बन पुअर फैमिलीज के होने चाहिए, अर्बन होने चाहिए और पुअर फैमिलीज के होने चाहिए NULM का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, इसका ग्रुप एंटरप्राइज बनने के लिए। और जो भी एप्लीकेशन दी जाती है किसी भी ग्रुप एंटरप्राइज के द्वारा, कोई बेनिफिशियरी है या कोई ग्रुप है, तो उस केस में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सभी मेंबर्स उसको उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब इसका लिमिट पूछा था, तो देखिए इसका मैक्सिमम लिमिट है, आंसर है 10 लाख। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप के लिए। अगर इंडिविजुअल मेंबर को लोन देना चाहोगे तो इंडिविजुअल मेंबर को 2 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, लेकिन अगर सारे ग्रुप की बात करो, पूरे ग्रुप की बात करो, तो पूरे ग्रुप का लिमिट है 10 लाख। तो इंडिविजुअल मेंबर का लिमिट है 2 लाख और पूरे ग्रुप को 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत। इसका मेन पर्पस यही है कि जो अर्बन पुअर फैमिलीज है उनको रोजगार, उनको बिजनेस, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए और उनका जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके। वही नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का पर्पस है। नाम में अर्बन है तो मतलब ये जो अर्बन पुअर फैमिलीज के लोग हैं उनके लिए ये जो है लोन वाली सुविधा दी गई है। तो इसमें मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और लोन किस टाइप का हो सकता है? टाइप में या तो सिंगल भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन को भी दे सकते हो, या उसके ग्रुप को भी आप लोन दे सकते हो। अगर आप एक मेंबर को दोगे ग्रुप के तो आप उसको 2 लाख तक का लोन दोगे, अगर पूरे ग्रुप को दोगे तो मैक्सिमम 10 लाख का लोन दोगे। इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए अगर आपको ग्रुप इंटरप्राइज बनानी है। इसमें लिखा था ना इंडिविजुअल एंड ग्रुप, अगर आप ग्रुप इंटरप्राइज बनाना चाह रहे हो तो मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए और 70% मेंबर्स अर्बन पुअर फैमिलीज के होने चाहिए। ठीक है, तो हो गया आपका NULM। तो 2 ही क्वेश्चन थे कि पर मेंबर का लिमिट कितना है और ग्रुप का लिमिट है। तो पर मेंबर का लिमिट है 2 लाख रुपए और ग्रुप का कितना है? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज फुलनेस एंड एम्प्टीनेस? तो ये फुलनेस और एम्प्टीनेस ये क्या चीज़ है? ये ह्यूमन का जो लाइफ का जो स्टेजेस है उसको नेस्ट की फॉर्म में बताया है। नेस्ट का हिंदी में मतलब होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला, इस तरह से। तो उसी के स्टेज में ह्यूमन की लाइफ को बताया। तो फुल नेस्ट कब होगा? फुल नेस्ट में 1 2 3 है। तो फुल नेस्ट 1 स्टेज होगी यंग मैरिड, अभी भी शादी हुआ विद चाइल्ड, बच्चे भी है। फुल नेस्ट 2 में ओल्डर, आपका एज हो गया, मैरिड विद चिल्ड्रन, मतलब शादी हो गया आपका, आपका एज थोड़ा भी ज़्यादा हो गया। फुलनेस में आप और ओल्डर हो गए और अपने जो चिल्ड्रन हैं उन पर आप डिपेंडेंट हो गए। तो फुलनेस में क्या स्टेजेस है कि आप अपने बच्चों के साथ है। ऐसे ही आपका दूसरा स्टेज आएगा एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस में क्या होगा कि आपके बच्चे खुद, उनकी शादी हो गई, वो अपनी फैमिली में अलग से सेटल हो गए, उन्होंने अपना अलग से घर बना लिया, वो अलग जाके रहने लगे, तो वो आपका एम्प्टीनेस होता है। ठीक है, सो फैमिली टेक अ रिडक्शन। तो जब आप काफ़ी एज्ड हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपके पास इनकम नहीं होती है, लेकिन एज ब्रेड विनर इज रिटायर्ड, क्योंकि इस टाइम पे रिटायरमेंट मिल जाती है उनको। इस कैटेगरी में जो है वो अपना जो पैसा है, सिग्निफिकेंट जो भी मनी, वो अपनी मेडिकल केयर में, प्रिस्क्रिप्शन, इसी में वो खर्च करते हैं।
एंड विल ऑफन असिस्ट देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फाइनेंशियली, और बहुत ही जो है किसी केस में आप उनको थोड़ा असिस्ट भी करते हैं। तो फुल नेस्ट और एम्प्टी नेस्ट का बस ये नाम से आपको पता लग रहा है। फुल नेस्ट में क्या है, बच्चे आपके साथ रहेंगे और आप इसमें अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ है, शादी हो गया, बच्चे हैं, तो ये फुल नेस्ट का स्टेज है। मतलब नेस्ट में सभी हैं, बच्चे हैं, आप हैं, आपकी फैमिलीज है। एम्प्टी नेस्ट में अभी खाली हो गया, मतलब अब कोई नहीं है आपके घर में, आपके बच्चे लोग अलग जाके रहने लगे हैं। आपके ऊपर जो आपका जो इनकम है वो भी काफ़ी कम हो गया, और जो कि आपका पैसा है आप किस पे खर्च करते हैं, अपने मेडिकल केयर इन चीज़ों में खर्च करते हैं। तो नाम से लग रहा है एम्प्टीनेस फुलनेस। तो जो रिटायरमेंट के बाद का स्टेज है उसको आप एम्प्टीनेस बोल सकते हैं, उससे पहले का जो स्टेज है उसको फुलनेस बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी था आपका। नेक्स्ट वर्ड इज अ गार्निश ऑर्डर। गार्निश ऑर्डर क्या होता है और इसके लिए प्रॉपर एक ऐसा एग्जांपल। तो गार्निश ऑर्डर मतलब मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी, और ए ने बी से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, ठीक है, 1 लाख का मान लीजिए लोन लिया है। ए ने बी से लोन लिया है, तो मान लीजिए ए ने बी को लोन दिया है, तो बी को ए को पैसे वापस कर रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, बोला था 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा, पर वो नहीं पे कर रहा, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया कुछ भी, तो अभी बी जो है पैसे नहीं दे रहा ए के 1 लाख रुपए। तो ए क्या करता है, कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि इसको मैंने पैसे दिए और अभी तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए इसने। तो कोर्ट क्या करता है कि उसके बैंक को, जो बी है, बी के बैंक को आदेश देता है कि इस बी के अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको आप होल्ड लगा दो, और केस चल रहा है, जब केस के तहत आपको कोई पैसा जो है गार्निश ऑर्डर के तहत होल्ड रखना पड़ेगा, और उसको बी यूज़ नहीं कर सकता। वही होता है गार्निश ऑर्डर, मतलब कोर्ट का जो आदेश मिलता है उसके तहत जो पैसा है, जो बी के अकाउंट का पैसा, उसमें बैंक होल्ड लगा देगा, वही होगा गार्निश। मान लीजिए कस्टमर का मान लीजिए एफडी है, एफडी मान लीजिए 20 लाख की कुछ एफडी है, और गार्निशी ऑर्डर आया मान लीजिए 30 लाख का। तो उसके इसमें क्या होता है, तो उसमें बता रखा है कि अगर एफडी इतने का है और गार्निशी ऑर्डर ज़्यादा अमाउंट का है, तो जितने का एफडी है उसको छोड़ के जो बाकी का पैसा बचेगा उस पर आप ऐसे। सो कोर्ट के आदेश पे बैंकों को क्या करना पड़ता है, उस पर होल्ड लगाना पड़ता है। कस्टमर के जो बी है, बी के अकाउंट में बैंकों को होल्ड लगाना पड़ेगा कोर्ट के आदेश पे, वही होता है गार्निशी ऑर्डर। ऐसे कहा था अटैचमेंट ऑर्डर। कोई पर्सन अपना इनकम टैक्स नहीं पे करता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी इनकम टैक्स वाले बैंक को आदेश देते हैं कि इसके अकाउंट में होल्ड लगाइए, या इसके अकाउंट में से इतने पैसे का डीडी बना के हमें भेजिए इनकम टैक्स वालों को। तो वो होता है अटैचमेंट ऑर्डर, ठीक है, गार्निशी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर। गार्निश ऑर्डर कोर्ट देती है, अटैचमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स वाले देते हैं। नेक्स्ट होती है फंड बेस एंड नॉन फंड बेस लोन। फंड बेस में क्या होता है कि आपका पैसा देना पड़ेगा, हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सारा हो जाएगा फंड बेस। नॉन फंड में अभी इमीडिएट आपको पैसा नहीं देना, लेकिन आपने कोई गारंटी दिया है, तो उसके तहत अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तब आपको उस पर पैसा देना होगा, वो होता है नॉन फंड बेस लिमिट। तो लिखा भी फंड बेस में क्या होगा, जहाँ पे आपको जैसे आप फंड बेस लिमिट सैंक्शन करोगे तो आपका एक्चुअल में आउटफ्लो होगा, एक्चुअल में फंड आपके पास से जाएंगे, बोरोवर को दिए जाएंगे, आपका अकाउंट डेबिट होकर बोरोवर को पैसे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ की, तो ये वो होता है एट द टाइम ऑफ सैंक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व सच आउटफ्लो ऑफ बैंक फंड्स। तो जब आपने सैंक्शन किया नॉन फंड बेस, उस टाइम पे पैसा नहीं होगा, इसमें तो लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, ये सब आता है, तो गारंटी के लिए तो पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर जिसके लिए गारंटी दी और वो कस्टमर डिफॉल्ट हो गया, तब आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि तब आपको बुला लिया जाएगा कि पेमेंट दीजिए। उसको एक नाम भी है उस रिस्क का, उसको बोला जाता है कॉल रिस्क, ठीक है। तो कॉल रिस्क फिर आपके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क। ये क्या होता है, क्रेडिट रिस्क मतलब कस्टमर हर महीने अच्छा खासा ईएमआई पे कर रहा था, अचानक से उसका जॉब चला गया या कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उसने ईएमआई पे करना बंद कर दिया, उसको बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। इसका एक और भी नाम है डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। तो इट इज़ अ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम बोरोवर्स फेलियर टू रिपे। तो कोई भी लोन है या कोई भी उसने ऑब्लिगेशन किया था कि मैं पे करूँगा, वो पे करना उसने बंद कर दिया, और इसमें क्या होगा, जो लेंडर है, जो लोन देने वाला बैंक है, उसको उसका प्रिंसिपल या जो इंटरेस्ट है वो मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। वही होता है क्रेडिट रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लीगल रिस्क। तो देखिए लीगल रिस्क कब आता है, लीगल रिस्क आप ऐसे याद मान लीजिए, जैसे हर बैंकों को लीगली जो है कानून को मानना पड़ता है, जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस माननी पड़ती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सेबी की गाइडलाइंस, सब मानना पड़ता है। जैसे प्रॉपर आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है बैंकों को कि आपको केवाईसी लेना हर कस्टमर का। तो आपने जनरली कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस बैंक को आरबीआई ने 1 करोड़ का पेनल्टी, सॉरी 1 करोड़ तो मैंने छोटा अमाउंट बोल दिया, उनके ऊपर बड़ा अमाउंट का पेनल्टी लगता है, 20 लाख, 20 करोड़ का, 15 करोड़ का, 5 करोड़ का, ऐसे बड़ा अमाउंट का आपने देखा होगा कि बैंकों पर पेनल्टी लगाता है। कौन लगाता है, आरबीआई लगाता है। तो किसी बैंक का नाम आया न्यूज़पेपर में कि इस बैंक के ऊपर आरबीआई ने लीगल जो है पेनल्टी लगा दी, क्यों, क्योंकि उसने केवाईसी प्रॉपर कस्टमर का नहीं लिया। तो वो आ जाएगा बैंकों के लिए लीगल रिस्क। रिस्क क्या है, जिसमें आपके लॉस हो जाए, आपके पैसे चले जाए। तो 5 करोड़ का पेनल्टी लगाया, 20 करोड़ का पेनल्टी लगाया, तो उस बैंक को 20 करोड़ देने पड़ेंगे आरबीआई को पेनल्टी के तौर पे, वो होता है लीगल रिस्क। तो हमें गाइडलाइंस माननी पड़ती है, सेबी की, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस, वो सारी गाइडलाइंस बैंकों को माननी पड़ती है। अगर बैंक किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, यानी गाइडलाइंस को तोड़ते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट, आरबीआई ये सब पेनल्टी लगाते हैं बैंकों पे, और उसको फाइन पे करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वही होता है लीगल रिस्क।
इट इज़ अ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल रिस्क भी, और न्यूज़पेपर में अच्छा खासा लिखा हुआ है इतने बड़े बड़े लेटर में कि इस बैंक के ऊपर 25 करोड़ का लोन, तो कस्टमर 25 करोड़ का फाइन लगा, तो फाइन नाम सुन के बोरोवर का एक तरह से नेगेटिव इमेज बन जाता है कि मेरा इस बैंक पे अकाउंट और ये बैंक के ऊपर आरबीआई ने फाइन लगाया है, तो कुछ ना कुछ ये कुछ गड़बड़ है, इस तरीके का जो है कस्टमर सोचने लगता है अपने बैंक के बारे में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया उसके लिए लीगल रिस्क बैंक के लिए। तो ये रेपुटेशन लॉस भी है और फाइनेंशियल लॉस तो है ही, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, उसका 20-25 करोड़ गया, फिर रेपुटेशन भी खराब हुई, उसका भी लॉस हो गया ना। रेपुटेशन के बाद क्या होगा, जो लोन लेने वाले थे, जो एफडी करने वाले थे, वो नहीं करेंगे, आपको और लॉस उसमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। किस वजह से होता है ऐसा लीगल रिस्क, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ रेगुलेशंस थी, गाइडलाइंस थी आरबीआई की, कुछ का कुछ और समझ गए, और रेकलेस मतलब ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, आप गाइडलाइंस को पूरा नहीं किए, तो वो हो गया आपका लीगल रिस्क। मैंने आपको लीगल रिस्क का एग्जांपल से बताया, जैसे कि आरबीआई केवाईसी कंप्लायंस ना करने के लिए बैंकों पे पेनल्टी लगाता है, किसी पे 50 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़, तो वो लीगल रिस्क ही होते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, ये क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। रिस्क में से, एनपी में से कई कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और सिर्फ यही नहीं, आपका जो इथिक्स है उसके कई क्वेश्चन थे, मार्केटिंग के कई सारे क्वेश्चन थे, और मार्केटिंग के साथ आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो ये आपका जो पार्ट है, ये जो वीडियो मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट के मैंने 27 पार्ट पहले से आपके लिए अपलोड किए 2-3 महीने पहले, तो वो जो 27 मॉक टेस्ट वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर, उन सबका मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, तो वो सभी वीडियोस को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फरवरी 2022 में ऑलरेडी पूछे गए थे। वो मैंने वीडियोस एग्जाम से पहले आपके लिए अपलोड किया था, पर काफ़ी सारे उन क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे, और ये तो वही एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके बने थे। तो व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इट इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस कॉज बाय, तो यानी स्टाफ ने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई मिस्टेक कर दी, सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है, तो वो सब हमारा ऑपरेशन रिस्क में आ जाता है। इट इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस कॉज बाय फ्रॉड और फेल प्रोसेस पॉलिसी सिस्टम, जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेशन आपका डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गई, एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई फ्रॉड ऐसा हो गया, या फिजिकल एलिमेंट, इस तरीके के फैक्टर्स जिससे आपका जो ऑपरेशन है, आप अपनी एक्टिविटी को नहीं कंटिन्यू कर पाए, वो सब आपका ऑपरेशन रिस्क में आ जाएगा। तो ऑपरेशन में सिस्टम का गलती, स्टाफ का गलती, वो सब आ जाएगा हमारा ऑपरेशन रिस्क में। नेक्स्ट व्हाट इज मार्केट रिस्क, तो देखिए मार्केट रिस्क नॉर्मली बैंकों को नहीं होता है, जो बैंकों का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है उसको ही मार्केट रिस्क होता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, ट्रेडिंग की एक्टिविटी करता है, ट्रेडिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन सब की एक्टिविटी करता है। तो मार्केट रिस्क का मतलब ये है, आप मार्केट रिस्क को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने आज कोई शेयर परचेज किया, ठीक है, उस शेयर का कीमत था 100 रुपये, आपने इसे 1000 शेयर परचेज कर लिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये आपकी पॉकेट से आज चले गए, आपने 1000 शेयर परचेज किया और एक शेयर का कीमत है 100 रुपये। आपने देखा कि इस शेयर का कीमत कुछ दिन पहले 80 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया, तो आपने सोचा कि कुछ ही दिन में इसका कीमत 20 रुपये बढ़ गया, तो ये और बढ़ेगा, तो उस उम्मीद पर आपने 1000 शेयर परचेज कर लिए। अब हुआ क्या कि थोड़ा टाइम बीत गया, 2-3 दिन बाद आपने चेक किया, जो 100 रुपये उसको दिखा रहा था एक शेयर का कीमत, आपका बुक प्राइस, मतलब बुक प्राइस होता है जिस वैल्यू पे आपने बुक किया था, बुक किया था आपने 100 रुपये में, ठीक है, तो बुकिंग प्राइस हो गया 1,00,000 का। अब आपने चेक किया कि आज वो जो 100 रुपये का शेयर था उसकी कीमत होगी 90 रुपये, 2 दिन बाद चेक किया तो 75 रुपये, और चेक किया तो 60 रुपये, तो आप डर गए कि क्या हो गया, मैं सोचा था कि 100 रुपये के शेयर की कीमत 150-200 होगी, मैं इसको डबल रेट में, मेरे को जो 1,00,000 है उसके बाद मैं 2,00,000 अर्न करूंगा, ऐसा सोच के आपने शेयर परचेज किया, लेकिन उस शेयर की मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग उस शेयर को नहीं लेना चाह रहे, कुछ भी रीजन हो सकता है, इसकी वजह से 100 रुपये के शेयर की कीमत 50 रुपये आ गई है, तो वो आपके लिए मार्केट रिस्क है। तो यानी आपके 1,00,000 की जो वैल्यू थी उसकी अगर हम मार्क टू मार्केट वैल्यू बोले तो होगी अभी 50,000, मार्क टू मार्केट वैल्यू में, तो आगे और अभी इसको मार्केट में बेचेंगे तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, वो होता है मार्क टू मार्केट वैल्यू। तो बुकिंग प्राइस था उसका 1,00,000, बुक करते टाइम हमने 1,00,000 रुपये पे किए थे, अब उसका मार्क टू मार्केट प्राइस हो गया 50,000, वही होता है मार्केट रिस्क। मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का फैक्टर काम होता है, जिसकी वजह से हमें मार्केट रिस्क होता है। और एफडी आरडी इन सब में आपका मार्केट रिस्क नहीं, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, बैंकों का एक डिपार्टमेंट है प्रॉपर, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो है वो, उसको ही मार्केट रिस्क होता है, ठीक है। बैंक भी तो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ना, जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे बुकिंग प्राइस ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा पैसा लगाया, फिर मार्केट वैल्यू उसकी कम होगी, तो वही होता है मार्केट रिस्क। फिर बोले कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी उसको लॉस होता है, और इससे जो है जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट में, तो वही हो गया उसका मार्केट रिस्क। ये सेम क्वेश्चन व्हाट इज मार्केट रिस्क यहाँ पे दोबारा से आपका पेस्ट हो गया, ठीक है। तो मार्केट रिस्क आपको पता लग गया, इसमें क्या है कि मार्केट जो कंडीशन है उसकी वजह से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था, जो भी आपने पैसा लगाया था, वो पैसे का वैल्यू कम हो गया, उसका जो मार्क टू मार्केट वैल्यू है वो कम हो गया, उसी को बोला जाता है मार्केट रिस्क। नेक्स्ट वही आ गया मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट में कितने होते हैं 200, ठीक है, 2 मिनिमम होते हैं, 200 मैक्सिमम होते हैं प्राइवेट कंपनी में। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रजिस्टर्ड, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या, इसमें 10 से 20 लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं 10 to 20 पर्सन्स,
10 से 20 लोग होंगे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प मतलब आपस में मिलके हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि गाँव में क्या होता है कि 8-10 लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? उस ग्रुप में क्या होता है कि हर लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते हैं और फिर पैसा जमा करके वो क्या करते हैं कि जिसको भी हेल्प चाहिए होगा पहले महीने, दूसरे महीने, तो थोड़ा-थोड़ा पैसा मान लीजिए सबने ₹1000 जमा किए तो 10,000 हो गए। तो किसी उन्हीं 10 में से किसी एक को ज़रूरत है वो 10,000 ले गया। फिर अगले महीने फिर जमा किया तो किसी को ज़रूरत है तो उसको 10,000, ऐसा करके सभी का नंबर आता है और सभी को जब हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसको सारे पैसे दे दी जाती है। वही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब आपस में लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे की मदद खुद से करेंगे। और बैंक भी इनको फाइनेंस करता है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस किया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और क्या इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? तो पहली बात तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन वो ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चलेगा। और ये लोग होते हैं जो डेली वेजेस इस टाइप के लोग होते हैं और इन अपना ग्रुप या यूनियन बना लेते हैं और मनी जो है इज कलेक्टेड फ्रॉम दोज हु आर एबल टू डोनेट एंड गिवन टू मेंबर्स। तो जो डोनेट कर रहे हैं उनके पैसे को लेके जिनको जरूरत है उनको दिए जाएंगे। 10 से 20 लोग। क्वेश्चन ऐसे भी आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 10 से 20 इसमें होते हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और वही है मेन की जो फैसिलिटेटर होता है ग्रुप का, वही बताता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट के क्या फीचर्स है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी इसका फुल फॉर्म हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो पहली बार ये रुपी डिनोमिनेटेड, तो इसमें जो पैसा है ये रुपी में आप रख सकते हैं। दूसरा जो एनआरओ अकाउंट है ये एनआरआईज ओपन कर सकते हैं। तो एनआरआईज तो एनआरई एफसीएनआर वो भी ओपन कर सकते हैं। तो एनआरओ की खासियत क्या है, एनआरई से बाकियों से एफसीएनआर से कैसे डिफरेंट है? तो देखिए एनआरओ अकाउंट में सिर्फ जो पैसा है, आप सिर्फ जो मान लीजिए आप एनआरआई बन गया, यूएसए में जाकर सेटल हो गए, पर आपकी इंडिया में जमीन है ऑलरेडी, वहां पे आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, हर महीने मान लीजिए आपको 50,000 रेंट आता है, रुपये में आ रहा है। ऐसे आपने इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो आपको डिविडेंड हर महीने मिल रहा है, मान लीजिए 10,000 का। म्यूचुअल फंड में से आपने लगाया, सो म्यूचुअल फंड का आपको 1,000 या 10,000 हर महीने मिल रहा है। तो यानी इंडिया से आपकी जो अर्निंग हो रही है उसको आप बाहर ऐसे लेके नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको अपना एनआरओ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे आपका जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, उसको एनआरओ में से कन्वर्ट किया जाता है जब भी आप बाहर जाने वाले होते हैं, ताकि आपकी जो इंडिया में नॉर्मल आपकी जो अर्निंग है उसको आप एनआरओ में ट्रांसफर कर सके, उसमें आप रख सके। और फंड कैन नॉट बी, ये जो एनआरओ का पैसा है उसको आप वापस अपनी कंट्री में लेके नहीं जा सकते, रिपार्टेबल अलाउ नहीं है, एक लिमिट है, उसी लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें जो पैसा है सिर्फ जो आपके इंडिया में जो रिसीव हुआ, जो आपकी अर्निंग हुई, उसी से एनआरओ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ। एनआरओ से आप एनआरई में फंड नहीं ट्रांसफर कर सकते। ये जो लास्ट लाइन लिखी कि एनआरओ से एनआरई में नहीं ट्रांसफर कर सकते, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो एनआरई है, एनआरई में जो पैसा है ये क्या होता है कि बाहर मान लीजिए आप यूएसए में जॉब कर रहे हैं, आप सेटल तो हो गए, आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको हर महीने $5,000 मिल रहे हैं। तो आपको जो $5,000 है वो आप उसको रुपये में कन्वर्ट करके एनआरई अकाउंट में आप रखते हैं, ठीक है? और इसका लिमिट भी नहीं, क्योंकि एनआरई में कोई टैक्स नहीं आपको पे करना होता है। एनआरओ के बैलेंस में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? तो एनआरई में कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो एनआरई का पैसा आप 100% रिपार्टेबल कर सकते हैं, मतलब अपनी कंट्री में पूरा लेके जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? लेकिन एनआरओ में लिमिट है, तो इसीलिए एनआरओ से आप एनआरई में नहीं कर सकते। तो ये वही हो जाएगा कि कोई रास्ता ब्लॉक है। पर एनआरओ का पैसा जब बाहर अलाउ नहीं है, तो अगर आपने एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर कर दिया, और एनआरई को तो वैसे भी नहीं रोक सकते, एनआरई का पैसा में कोई रोक टोक नहीं, आप पूरा 100% रिपार्टेबल कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो एनआरई को बोला कि पूरा 100% रिपार्टेबल कर सकते हैं, इसीलिए एनआरओ को मना किया कि आप एनआरओ से एनआरई में नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या करेगा, इंडिया में अर्न करेगा तो एनआरओ में पैसा आ जाएगा उसका, उस एनआरओ को एनआरई में ट्रांसफर करेगा और एनआरई से 100% बाहर लेके जाएगा। तो ये जो लाइन लिखी थी, जो सेकंड पॉइंट था, क्या था, सॉरी तीसरा पॉइंट, कि एनआरओ के पैसे को रिपार्टेबल मतलब बाहर की कंट्री में नहीं, मतलब इंडिया के अर्न किए हुए पैसे को आप बाहर यूएसए में नहीं ले जा सकते, वही मतलब है तीसरी लाइन का। और पांचवी लाइन से का मतलब है कि एनआरओ से एनआरई में नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एनआरओ से मना किया है कि बाहर की कंट्री में नहीं ले जा सकते, और यहाँ बोला है कि एनआरओ से एनआरई में भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर हो गया तो पैसा आ गया एनआरई में, और एनआरई का पैसा आप 100% बाहर लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो एक तरह से आपको रास्ता मिल जाएगा पैसे को बाहर ले जाने का, इसीलिए एनआरओ से एनआरई में अलाउ नहीं होता। और बात करें एफसीएनआर की, तो एफसीएनआर एक टाइप का एफडी होता है, ठीक है? एफडी होता है और फॉरेन करेंसी का ही एफडी होता है। इंटरेस्ट भी आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है, तो वो होता है आपका एफसीएनआर। ऐसे होता है आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। आरएफसी क्या होता है? जब आप फाइनली सेटल होकर इंडिया में वापस बसना चाहते हैं, मतलब बाहर आपका रिटायर हो गए फॉरेन कंट्री से, आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो, तो आप अपना पैसा आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, और वो आपका फॉरेन करेंसी में ही रहेगा, आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, ठीक है? ऐसे एफसीएनआर सिर्फ एफडी होता है, और एफडी का जो पूरा पैसा आपको इंटरेस्ट भी एफडी का जो इंटरेस्ट है उसी में मिलता है, मतलब फॉरेन करेंसी में मिलता है, और आप पूरा पैसा अपना बाहर ले जा सकते हैं। तो एनआरई में कोई रोक टोक नहीं, पूरा ले जाइए यूएसए में। एफसीएनआर में कोई रोक टोक नहीं है।
सिर्फ रोक टोक है एनआरओ में, इसीलिए एनआरओ से एनआरई में अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आपने एनआरओ से एनआरई में कर लिया ट्रांसफर तो एनआरई से तो आपको कोई नहीं रोक सकता बाहर पैसा ट्रांसफर करने से। तो क्या होगा, कस्टमर एनआरओ से एनआरई, एनआरई से इंडिया से बाहर पैसा ले जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने इंडिया में अर्न किया एनआरओ का पैसा, इंडिया में आपका घर था, इंडिया में मार्केट में डिविडेंड्स आपने अर्न किया, तो आपको बाहर ले जाना पूरा अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फुल्ली रिपोर्टेबल अलाउ नहीं है। तो ये सारे एनआरओ अकाउंट के फीचर्स थे। तो एनआरओ अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन था तो हमने देखा। क्या बेनिफिट्स है एनआरओ अकाउंट के? ये रुपी अर्निंग अकाउंट है, मतलब आप रुपये में अर्न करते हैं। सो आपकी रिकरिंग इनकम है, जैसे मान लीजिए रेंट या डिविडेंड आपको मिल रहा है तो आप एनआरओ में ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट विदेश, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना, आप आसानी से बॉन्ड या इंडियन बॉन्ड वहाँ पे आप आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेट लोन, तो जो एनआरओ में जो आपका फिक्स डिपॉजिट रहता है, आपने एनआरओ के जो पैसे का फिक्स डिपॉजिट किया उसको आप कोलेटरल सिक्योरिटी मान के, मतलब बैंक क्या करते हैं, एफडी का सिक्योरिटी मान के आपको लोन देता है, जिसको ओडी ऐसा लोन बोलते हैं, ठीक है, डिमांड लोन इस तरह का लोन आपको देता है। तो ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट लोन देता है। तो फिक्स डिपॉजिट मान के, यानी एनआरओ के पैसे को फिक्स डिपॉजिट मान के उसके अगेंस्ट भी बैंक जो है लोन दे सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है एनआरओ अकाउंट्स के। नेक्स्ट, व्हाट इज गैप मॉडल ऑफ सर्विसेज? तो गैप मॉडल में क्या होता है कि एक गैप क्रिएट हो रहा है, किसके बीच में, बैंक और कस्टमर के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। तो गैप मॉडल ऑफ सर्विसेज में क्या बात की जा रही है, इसमें हम अपने कस्टमर को जो सर्विसेज देते हैं उसमें 5 अलग अलग टाइप के गैप की बात की गई है। 5 गैप बताया। तो एक हो गया नॉलेज गैप, मतलब कस्टमर का नॉलेज नहीं है और जो बैंक समझा रहा है उसका, उनका बीच में नॉलेज गैप हो गया। पॉलिसी, बैंक पॉलिसी को किसी और हिसाब से ले रहा है, कस्टमर किसी और से, तो उन दोनों के बीच में पॉलिसी गैप हो गया। कम्युनिकेशन गैप तो बहुत नॉर्मली, जनरली मान लीजिए पोस्टिंग ऐसी जगह पे होगी जहाँ की भाषा आप नहीं समझ पा रहे, कस्टमर को आप किसी और तरह से समझा रहे हैं, वो आपकी बात को किसी और तरह से समझ रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो गया। डिलीवरी, मतलब कैसे आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे आप उनको डिलीवर कर रहे हैं, ऐसी कस्टमर गैप। तो बैंक और कस्टमर के बीच में कैसा आपस में गैप है। तो ये 5 गैप है जो कि गैप ऑर्डर में बताया। तो गैप ऑर्डर में बताया गया कि जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए और बेटर सर्विस क्वालिटी अपने कस्टमर को देनी चाहिए। सो गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, इसमें एनालाइज किया जाता है गैप की, ये हमने 4-5 टाइप के गैप के नाम पढ़े ना, इन गैप को एनालाइज किया जाता है। और जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन और उनके कस्टमर्स के बीच में, जैसे बैंक है, बैंक और उसके कस्टमर्स के बीच आपने देखा होगा कि कंप्लेंट्स ना हो, कस्टमर क्या करते हैं, सर्विसेज को लेके कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए गैप मॉडल बनाया गया ताकि कस्टमर को सर्विसेज ज़्यादा अच्छी दी जा सके और उनको किसी टाइप की कंप्लेन ना हो। तो उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, इस गैप मॉडल में अच्छी कस्टमर सर्विस बनाने की कोशिश की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रीन क्लॉज एलसी। एक होता है रेड क्लॉज, एक होता है ग्रीन क्लॉज। और एलसी में अभी तो चलो ऑनलाइन होता है, अभी एलसी क्या होता है, ऑनलाइन होता है, सिस्टम के थ्रू भेजा जाता है। और पहले क्या हुआ करता था कि प्रॉपर, मतलब पेपर में एलसी जाती थी, तो रेड क्लॉज एलसी को रेड कलर इंक से लिखा जाता, तो ग्रीन क्लॉज में जो है ग्रीन कलर से लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम वो पुराना वाला है ग्रीन क्लॉज एलसी। ये रेड क्लॉज एलसी का आगे का वर्जन है। तो रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है कि उसको रॉ मटेरियल परचेज करना, मतलब शिपमेंट से पहले उसको पैसे चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, लेबर को पे करना है उसके लिए, तो वो बैंक से पैसा ले लेता था एडवांस। तो एलसी के तहत ले लेता था एडवांस कौन, एक्सपोर्टर, जो मतलब सेलर है, सामान बना के जो बेच रहा है, तो उसको बोला जाता था रेड क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी क्या है, ये रेड क्लॉज का एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है कि एडवांस सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए नहीं, जो रॉ मटेरियल का परचेज, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग हमने बोला, तो वो होता है रेड क्लॉज में। तो रेड क्लॉज में रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, प्रोसेस के लिए, पैकेजिंग ऑफ गुड्स के लिए जो पैसा लगेगा, लेबर चार्ज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उन सभी के लिए पैसा लगता है जो रेड क्लॉज में आता है, मतलब शिपमेंट से पहले पहले जो पैसा लगेगा वो रेड क्लॉज में आएगा। तो ग्रीन क्लॉज में क्या है, सिर्फ इसको ही नहीं, इसके साथ साथ जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपको गुड को स्टोरेज कराना है या इंश्योरेंस करानी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, मतलब शिपमेंट के बाद भी खर्चे हो रहे हैं। सामान आपने बेचा तो आपका मान लीजिए वेयर हाउस है कहीं पे, वहाँ पे आपको रखना है, उसका आपको पैसे चाहिए, वेयर हाउस का किराया पे करने के लिए। आप इंश्योरेंस करा रहे हो, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो यानी शिपमेंट के बाद, शिपमेंट के टाइम पे आपको पैसे चाहिए, उसको बोला जाता है ग्रीन क्लॉज एलसी। मतलब अब इस ग्रीन क्लॉज एलसी में, मतलब पहले से जब एलसी बनाई जाती तभी बोल दिया जाता है कि ग्रीन क्लॉज एलसी का मतलब यही है कि आप बाद में चाहिए, आपको पैसे चाहिए तो आप ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं, वो होता है ग्रीन क्लॉज एलसी। ठीक है, तो शिपमेंट के बाद एक्सपोर्टर को पैसे चाहिए तो वो पैसे ले सकता है, किस पर्पस के लिए, वेयर हाउस पर्पस के लिए, इंश्योरेंस, ये सब पर्पस के लिए, उसी को बोला जाता है ग्रीन क्लॉज एलसी। ऐसे रेड क्लॉज एलसी मतलब शिपमेंट से पहले पैसे चाहिए तो आप ग्रीन क्लॉज एलसी, सॉरी, रेड क्लॉज एलसी के तहत ले सकते हो, शिपमेंट के बाद पैसे चाहिए तो आप ग्रीन क्लॉज एलसी के तहत ले सकते हो। फिर बोला बैंक और कस्टमर का रिलेशन क्या होता है इफ आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक। गलती से अगर आर्टिकल कुछ छूट जाता है तो उस केस में बैंक उसको सेफ कस्टडी में रखता है अपनी, ठीक है, सेफ कस्टडी में रखता है। तो रिलेशन आ जाता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। बैंक होगा ट्रस्टी और कस्टमर होगा हमारा बेनिफिशियरी। तो वैन ए बैंक एक्सेप्ट आइटम्स, जैसे कोई सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट्स ले रहा है अपना सेफ कस्टडी में, तो बैंक और कस्टमर का रिलेशन को बोला जाता है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, जिसमें बैंक हो जाएगा
ट्रस्टी, और बेनिफिशियरी या ट्रस्टेड बोल लीजिए वो आपका कस्टमर हो जाएगा। तो गलती से छूट जाए आर्टिकल या कस्टमर अपनी मर्जी से आप बैंक को दे तो सेफ कस्टडी में उसको रखा जाता है, इसलिए रिलेशन होगा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ये क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट था आपका व्हाट इज प्लेज, हाइपोथेकेशन एंड बेलमेंट। इसमें डिफरेंस क्या और ये क्या था? तो देखिए, प्लेज तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी था जिसमें बेलर बेली करके था क्वेश्चन ना। तो प्लेज क्या था? प्लेज मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन। तो आप गुड्स की बेलमेंट करा रहे हैं, जब भी आप अपना गुड्स दे रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए लोन की, तो वो आपका बेलमेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो हो जाएगा आपका प्लेज। प्लेज होगा जैसे आपने कोई गुड्स सिक्योरिटी के तौर पे दिया, फिर आपने लोन ले लिया। प्लेज का आप बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में क्या होता है कि सोना गोल्ड है, आप कस्टमर सॉरी बैंक के पास रखवाते हैं और बदले में आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो वो होता है आपका प्लेज। तो प्लेज हो गया कि गुड्स की हम अपनी बेलमेंट करा रहे हैं। प्लेज भी आपका बेलमेंट है, लेकिन इसमें लोन पर्पज के लिए जो है गुड्स बैंक के पास हम रख के आते हैं, वो होता है हमारा प्लेज। तो इसमें लिखा कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन, कि लोन की सिक्योरिटी के लिए आप गुड्स की बेलमेंट कर रहे हैं। ऐसे हाइपोथिकेशन होता है। सो हाइपोथिकेशन का बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कार लोन। ठीक है, प्लेज का बेस्ट एग्जांपल क्या है? गोल्ड लोन। हाइपोथिकेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? कार लोन। तो कार लोन में क्या है कि बैंक का चार्ज क्रिएट रहता है, मतलब कार बैंक का है लेकिन उसको यूज कौन करता है? उसको कस्टमर यूज करता है। अगर बैंक को अपनी कस्टडी में चाहिए हो कार, जैसे मान लीजिए कस्टमर ईएमआई नहीं पे कर रहा, एनपी हो गया, तो बैंक चाहता है कि अभी कार में ऐसे और नहीं घूमेगा, उसकी कार हम बेचेंगे और अपना लोन जो उसने लिया उसको हम पूरा उसका रिकवरी करेंगे। तो उस केस में बैंक एक सरफासी नोटिस भेजता है कस्टमर को। उस सरफासी नोटिस के तहत कस्टमर को कार बैंक को देनी पड़ती है। जब बैंक उसको सरफासी नोटिस देगा तो बैंक अपनी कस्टडी में उस कार को ले सकता है। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन हमेशा मूवेबल चीज़ों पे की जाती है, जो चीज़ें यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, जैसे कार, इस तरह की चीज़ें मूव कर सकती है, उसमें बैंक अपना चार्ज क्रिएट कराता है, उसी को बोला जाता है हाइपोथिकेशन। लेकिन अब विदाउट डिलीवरिंग देम टू लेंडर्स, मतलब कार क्या बैंक अपने पास रखता है कार लोन में? नहीं, उसको तो कस्टमर यूज करता है। व्हीकल लोन, कोई भी व्हीकल लोन मान लीजिए, कार लोन, ऑटो लोन, ये सब तो विदाउट डिलीवरिंग, मतलब बैंक का चार्ज रहेगा लेकिन बैंक के पास वो चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन ना विदाउट डिलीवरिंग टू द लेंडर, तो होता है हाइपोथिकेशन। प्लेज में क्या है? गोल्ड को आप दे रहे हैं, किसी भी गुड्स को आप दे रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पे, तब आपको लोन मिलेगा, होगा प्लेज। हाइपोथिकेशन में अपना चार्ज आप क्रिएट कर रहे हैं विदाउट डिलीवरिंग टू द लेंडर। ऐसे तीसरा आता है आपका बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट में क्या होगा कि किसी पर्पस के लिए एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, किसी पर्पस के लिए आप गुड्स को डिलीवर करते हो, जैसे वो पर्पस पूरा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था, आप लैपटॉप ठीक कराने के लिए लैपटॉप सर्विस वाले को देते हो, या बाइक ठीक कराने के लिए आप मैकेनिक को देते हो, तो सारा आपका बेलमेंट पे आ जाएगा। सो इट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए एक पर्सन दूसरे को गुड्स देगा अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल अपॉन द पर्पस। जैसे पर्पस पूरा होगा तो गुड्स आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। तो जो पर्सन अपने गुड्स दे रहा है, यानी आप अपना लैपटॉप दुकान में दे रहे हो तो आप आपका बेलर, और दुकानदार जो आपके आपके लैपटॉप को ठीक करेगा वो होगा बेली। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हमने यहाँ डिफाइन कर ली है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी मतलब आपके पास हाथ में पैसा नहीं होगा, जैसे नोट है, आप इसको काउंट कर सकते हैं अपने हाथ में, आपके पास पैसा। क्रिप्टो मतलब ऑनलाइन डिजिटल करेंसी होती है। कौन सी? क्रिप्टो करेंसी। तो ये डिजिटल करेंसी, बेस्ट एग्जांपल इसका बिटकॉइन होता है, और विच इज़ अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पेमेंट क्रेडिट। तो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम रहती है, उसकी हेल्प से पेमेंट जो है पैसे को क्रिएट किया जाता है, मतलब ऑनलाइन, मतलब डिजिटल फॉर्म में पैसे को क्रिएट किया जा रहा है। और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से आप उसको क्रिएट करते हैं। और इसमें बोले कि ये जो इसमें इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होगी जो क्रिप्टो करेंसी है वो दोनों तरह से काम करेगी, करेंसी का भी काम करेगी और वर्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम का भी काम करेगी। और इसमें हम ओरिजिन नहीं पता कर सकते। क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि कहाँ से पैसा आया, किसके अकाउंट में गया, उसका ओरिजिन पता करना बहुत मुश्किल है। और अगर बहुत ही कॉमनली यूज क्रिप्टो करेंसी का नाम लेना चाहे तो वो बिटकॉइन है। ठीक है, इसको ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, और 2009 में ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाई गई थी। क्रिप्टो करेंसी क्या? डिजिटल करेंसी जो कि जिसको कि बनाया गया है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है। और इसमें मतलब कहाँ से पैसे की ट्रांजेक्शन शुरू हुई, कहाँ पे उसका एंड हुआ, वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपका हो गया क्रिप्टो करेंसी। वैसे इसे बेसिक। सो व्हाट इज बेसिस पॉइंट इन एमएसएफ? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? जब बैंक आपस में एक दूसरे को लोन देने के लिए, बैंकों का आपस में पैसा नहीं है तो किसका नाम लेते हैं? वो आरबीआई को बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीआई टेम्पररी बेसिस पे उनकी जो लिक्विडिटी मिसमैच है, मतलब उनके पास पैसे नहीं तो आरबीआई बैंकों को पैसे देता है, तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, और ये रेपो रेट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जो रेपो रेट चल रहा होगा उससे 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं एमएसएफ में। जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो रेपो रेट जो भी चल रहा होगा उससे 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% एक्स्ट्रा लगेगा। अभी रेपो रेट क्या होता है? रेपो और रिवर्स रेपो दो टाइप के रेट होते हैं।
रेपो रेट वो होता है जिसके तहत बैंक आरबीआई से लोन लेता है, लेकिन एमएसएफ में शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए ऐसे मान लीजिए। और रेपो शॉर्ट टर्म का लोन होता है जो बैंक आरबीआई से लेता है, तो उस टाइम पे आरबीआई का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, वो होता है रेपो। ऐसे रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आरबीआई के पास रखवा सकते हैं, तो उसमें भी आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अगर हम बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो एक ही दिन के लिए बैंकों को टेम्पररी, मतलब बिल्कुल टेम्पररी लिक्विडिटी का दिक्कत आ रहा है, और जब आपस में बैंकों के पास पैसे नहीं एक दूसरे को लोन देने के लिए, तो आरबीआई से लेते हैं, तो वहाँ पे बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट लगाता है, और ये 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है रेपो रेट से। कोई बार्गेनिंग नहीं, क्या रेट चलेगा, जो भी रेपो रेट है उससे 25% बेसिस पॉइंट आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है, वही होता है हमारा एमएसएफ। इसके साथ ये वाले क्वेश्चन आंसर ही आपके कंप्लीट हो गए, इसको आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।